हेलो एंड वेलकम टू यू। देखो, आप लोग जानते हैं कि प्रकाशिक समावयवियों के दो रूप होते हैं, एक वो स्वयं और दूसरा उसका दर्पण प्रतिबिंब। और दोनों ही रूपों का अभिविन्यास यानी कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है। इस कॉन्फ़िगरेशन को निर्धारित करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है RS कॉन्फ़िगरेशन और एक होता है DL कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने का RS तरीका देखने वाले हैं। तो देखो, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि मान लो मैं आपसे कहूँ कि ये कोई कायरल कार्बन है यहाँ पर, ठीक, इससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो आपको तो पता ही है कि टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री में क्या होता है। अगर वेज डैश रिप्रेजेंटेशन करें तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ना, ठीक। अब मान लो ये नंबर 1 ग्रुप है, मैं इनको नंबरिंग दे देता हूँ। ये नंबर 2 ग्रुप है, ये नंबर 3 ग्रुप है और ये मान लो नंबर 4 ग्रुप है, ठीक है। अब चूंकि इस कार्बन से चारों डिफरेंट ग्रुप हैं, इसलिए ये कायरल कार्बन है और कायरल होने के साथ साथ ऑप्टिकली एक्टिव भी है। अगर ये ऑप्टिकल एक्टिव है तो इसके दो फॉर्म होंगी, एक ये खुद और दूसरा इसका दर्पण प्रतिबिंब, और दोनों के कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होंगे। तो मान लो मैंने यहाँ मिरर लगा दिया और इसकी मिरर इमेज बना दी। जब मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये वेज बॉन्ड हो जाएगा और ये डैश बॉन्ड हो जाएगा, सही है। यहाँ नंबर 1 ग्रुप रहेगा, नंबर 2 इधर दिखेगा, नंबर 3 और नंबर 4, ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, इसकी दो फॉर्म है, एक ये खुद और दूसरा इसका मिरर इमेज। दोनों ही अलग अलग होती हैं, दोनों के ही कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होते हैं। ये अगर PPL को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा, या ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो ये क्लॉकवाइज करेगा। इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड एक ही नहीं है, ये दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं, इनका कॉन्फ़िगरेशन भी अलग अलग है। अगर इनका कॉन्फ़िगरेशन यानी अभिविन्यास अलग अलग है तो इसका अभिविन्यास क्या है, इसका अभिविन्यास क्या है, इसको ही निर्धारित करने के लिए हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन या DL कॉन्फ़िगरेशन का सहारा लेते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन की। कॉन्फ़िगरेशन हिंदी में कहते हैं इसको अभिविन्यास। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? अभिविन्यास। इस अभिविन्यास को निर्धारित करने के दो तरीके थे, एक कहलाता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा कहलाता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट का मतलब होता है निरपेक्ष अभिविन्यास। क्या मतलब है? निरपेक्ष अभिविन्यास। और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है सापेक्ष अभिविन्यास। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर RS कॉन्फ़िगरेशन आता है और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम लोग DL कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। निरपेक्ष के अंदर यानी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं और सापेक्षिक अभिविन्यास के अंदर हम लोग DL कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। अब देखो, इनका मतलब समझो। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है निरपेक्ष अभिविन्यास, यानी यहाँ आपको किसी के रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। RS अभिविन्यास निर्धारित करने के लिए आपको सीधा मॉलिक्यूल को देखना है और देखकर ही डिसाइड करना है कि ये R होगा या S होगा, ठीक। यानी किसी रेफरेंस, किसी दूसरे मॉलिक्यूल से तुलना करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कहा है, ठीक। लेकिन रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन मतलब सापेक्षिक अभिविन्यास का मतलब है कि आप अगर किसी कॉन्फ़िगरेशन को असाइन कर रहे हैं
तो उसे आप किसी दूसरे मॉलिक्यूल से कंपेयर करके असाइन करेंगे। यानी आपको रेफरेंस मॉलिक्यूल की ज़रूरत होगी। आप किसी मॉलिक्यूल के सापेक्ष किसी दूसरे मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन या अभिविन्यास निर्धारित करेंगे। DL कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इसमें कुछ कमियां हैं, इसलिए इसको बहुत आगे तक डेवलप नहीं किया गया। हम लोग बेसिकली RS कॉन्फ़िगरेशन का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें किसी के रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। सीधा मॉलिक्यूल देखेंगे और निर्धारित करेंगे कि ये R कॉन्फ़िगरेशन बनेगा या S कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। जबकि यहाँ पर हमें रेफरेंस मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है। हालांकि इसे रोजेनहोफ नामक साइंटिस्ट ने डेवलप किया था और ग्लिसरॉल एल्डिहाइड को स्टैंडर्ड मानते हुए DL कॉन्फ़िगरेशन को निर्धारित किया गया था। यानी यहाँ रेफरेंस मॉलिक्यूल हमने माना था ग्लिसरॉल एल्डिहाइड को। इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन पर चर्चा कर रहे हैं कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है निरपेक्ष अभिविन्यास। निरपेक्ष अभिविन्यास के अंदर RS कॉन्फ़िगरेशन आता है। यानी हम अगर किसी मॉलिक्यूल का R या S कॉन्फ़िगरेशन निर्धारित करना चाहते हैं तो हमें किसी दूसरे मॉलिक्यूल को देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी के रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। बड़ी सिंपल बात है कि जैसे आप लोग पढ़ते हैं, अब केवल आपको पढ़कर या आपकी पढ़ाई को देखकर ये निर्धारित किया जाए कि आप पढ़ने में कैसे हैं, केवल आपको देखकर, तो वो क्या है? वो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की बात हुई। यानी वो एब्सोल्यूट है, हमने किसी से कंपेयर नहीं किया आपको, हमने तो बस आपको देखा है और तब जाके ये कहा है कि आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपका IQ अच्छा है या नहीं है। लेकिन अगर मैं आपका कंपेयर किसी ऐसे बच्चे से करूँ जो सुपर ब्रिलियंट है मान लो, तो मैं उसके कंपेयर में आपको कहूँगा कि आप पढ़ाई में अच्छे हैं, नहीं हैं। तो ये रेफरेंस हो गया ना, कि किसी के रेफरेंस में मैंने बताया कि उसके कंपेयर में ये ऐसा है, तो वो तो फिर रिलेटिव हो गया, DL टाइप का हो गया। और केवल आपकी ही इंटेलिजेंसी को देखा, किसी से कंपेयर नहीं किया और फिर मैंने बताया कि आप कैसे हैं, तो फिर वो एब्सोल्यूट हो गया। यानी मैंने किसी से कंपेयर नहीं किया है। तो बस इतना ही याद रखना है कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर किसी और मॉलिक्यूल को नहीं देखना, जिस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना है केवल उसी को देखना है और RS निर्धारित कर देना है। जबकि DL में ऐसा नहीं था। DL में हमें किसी दूसरे मॉलिक्यूल से कंपेयर करना था और कंपेयर करके फिर बताना था कि ये D होगा या ये L होगा। ठीक, तो हम लोग बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की। अब देखो, ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग है। अगर हम इनका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निर्धारित करना चाहें, यानी RS निर्धारित करना चाहें, तो किसी एक मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन R होगा तो फिर दूसरे मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन S होगा। और हम यही जानना चाह रहे हैं कि इनमें से कौन सा R कॉन्फ़िगरेशन है और इनमें से कौन सा S कॉन्फ़िगरेशन है। R और S का जो मतलब होता है वो होता है, R का मतलब होता है रेक्टस यानी दायां, या कह दें क्लॉकवाइज भी कह सकते हो आप लोग, है ना, क्लॉकवाइज। और S का मतलब सिनिस्टर होता है, मतलब बायां, या आप लोग एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हो। अब हमें RS कॉन्फ़िगरेशन को अगर असाइन करना है तो फिर हमें कुछ एक बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये है कि कायरल कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए होंगे। उन चारों ग्रुपों की प्रायोरिटी यानी वरीयता निर्धारित करनी पड़ेगी, यानी उनको नंबर देना पड़ेगा कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है, ये सेकंड प्रायोरिटी का ग्रुप है, ये थर्ड प्रायोरिटी का ग्रुप है और ये फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप है। ऐसे उनकी नंबरिंग या उनकी प्रायोरिटी करनी होगी, देनी होगी। उस प्रायोरिटी के लिए हम लोग एक रूल्स इस्तेमाल करते हैं जिसे हम लोग CIP रूल्स बोलते हैं। CIP 3 साइंटिस्टों के द्वारा डेवलप किया गया रूल्स है, इसलिए उन साइंटिस्टों के नाम के पहले अक्षर को यहाँ लिया गया है। C मतलब कौन, I मतलब इंगोल्ड और P मतलब प्रिलो। 3 साइंटिस्ट हैं, कौन, इंगोल्ड, प्रिलो। इन तीनों साइंटिस्टों के नाम पर ही CIP रूल्स बनाया गया है। और ये जो CIP रूल्स होता है इसको डेवलप इन्होंने ही किया था और इसी रूल्स के आधार पर हम लोग प्रायोरिटी निर्धारित करते हैं
कि कौन से ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, कौन से को सेकंड, कौन से को थर्ड और कौन से को फोर्थ। CIP रूल्स वैसे तो काफ़ी डेवलप है, लेकिन अभी हम लोग CIP रूल्स को नहीं देख रहे। अभी हमारा बेसिक फोकस RS को जानने का है, इसलिए मैं इसके बारे में एक छोटी सी बात आपसे कह देता हूँ। वो ये है कि कायरल कार्बन से जो भी एटम जुड़े हुए होते हैं ना, उन एटम का हमें परमाणु क्रमांक देखना होता है। क्या देखना होता है? परमाणु क्रमांक। जिसका परमाणु क्रमांक जितना ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी उतनी ही अधिक होगी। मान लो मैं आपसे एग्जाम्पल के लिए कहूँ कि एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और एक फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। परमाणु क्रमांक इसका 1 है, इसका 7 है, इसका 8 है और इसका 9 है। तो CIP रूल्स कहता है कि कायरल कार्बन से डायरेक्ट जुड़े हुए एटम का परमाणु क्रमांक जितना अधिक होगा उसकी प्रायोरिटी आप उतनी ही पहले रखेंगे। यानी सबसे अधिक परमाणु क्रमांक किसका है? फ्लोरीन का, इसलिए फ्लोरीन हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी का ग्रुप होगा। ठीक, जिसका परमाणु क्रमांक जितना ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी उतनी ही पहले होगी, उसका नंबर सबसे पहले लिया जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, इसलिए ऑक्सीजन हमारे लिए सेकंड प्रायोरिटी का ग्रुप होगा। फिर नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, इसलिए नाइट्रोजन हमारे लिए थर्ड प्रायोरिटी का ग्रुप होगा। और फिर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक सबसे कम है, इसलिए ये फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप होगा। ठीक, तो CIP रूल्स में बस इतना सा भी ध्यान रखें तो भी आपका 12th के हिसाब से काम हो जाता है कि CIP रूल्स कॉर्न, इंगोल्ड और प्रेलोग ने दिया था। इस रूल्स के हिसाब से कायरल कार्बन से सीधे जुड़े हुए एटम का परमाणु क्रमांक देखा जाएगा। जिस एटम का परमाणु क्रमांक जितना अधिक होगा उसकी प्रायोरिटी उतनी ही पहले होगी। यानी जिसका परमाणु क्रमांक सबसे ज़्यादा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी, उससे कम वाले को सेकंड, उससे भी कम वाले को थर्ड और सबसे कम वाले को फोर्थ प्रायोरिटी हमें देनी होगी। ठीक, अब जरा मेरी बात को अच्छे से समझें कि हम लोग बात कर रहे हैं अभिविन्यास निर्धारित करने की, कॉन्फ़िगरेशन की। हमें मालूम है कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो होता है उसकी 2 फॉर्म होती हैं, एक वो खुद और दूसरा उसका मिरर इमेज होता है। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है। कैसे निर्धारित करेंगे कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसके लिए 2 तरीके हैं हमारे पास, एक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का है और दूसरा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का है। अगर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए यानी निरपेक्ष अभिविन्यास की बात की जाए तो इसके अंदर RS कॉन्फ़िगरेशन आता है और रिलेटिव यानी सापेक्ष कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो है DL कॉन्फ़िगरेशन आता है। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में हमें किसी रेफरेंस मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा उस मॉलिक्यूल को देखेंगे जिसका कॉन्फ़िगरेशन निर्धारित करना है और कॉन्फ़िगरेशन निर्धारित कर देंगे कि ये R होगा या S होगा। रिलेटिव में क्या है, हमें रेफरेंस मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है, यानी किसी दूसरे मॉलिक्यूल से तुलना करके हम बताते हैं कि उसका कॉन्फ़िगरेशन D है या L है। इस कॉन्फ़िगरेशन में कुछ कमियां नहीं हैं, इस वजह से इसको फर्दर डेवलप नहीं किया गया। बेसिकली हमारे लिए इम्पोर्टेंट RS कॉन्फ़िगरेशन ही होता है। RS कॉन्फ़िगरेशन में R वर्ड का मीनिंग रेक्टस होता है, जिसका मतलब है दायां यानी क्लॉकवाइज। S का मतलब सिनिस्टर होता है, जिसका मतलब बायां या एंटी क्लॉकवाइज। RS कॉन्फ़िगरेशन जो है कॉर्न, इंगोल्ड और प्रेलोग के अनुक्रम नियम पर आधारित है। इस नियम के आधार पर ही कायरल कार्बन से जुड़े हुए या कायरल सेंटर से जुड़े हुए ग्रुप जो होते हैं उनकी प्रायोरिटी असाइन की जाती है, उनकी वरीयता निर्धारित की जाती है। और उस वरीयता को निर्धारित करने का सिंपल सा फंडा ये है कि कायरल सेंटर या कायरल कार्बन से जुड़े हुए, डायरेक्ट जुड़े हुए एटम को देखिए, जिसका परमाणु क्रमांक जितना ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी उतनी ही पहले होगी। सबसे अधिक परमाणु क्रमांक वाले ग्रुप को आप फर्स्ट प्रायोरिटी दें, उससे कम वाले को सेकंड और उससे कम वाले को थर्ड, और जिस एटम का परमाणु क्रमांक सबसे कम हो उसको फोर्थ प्रायोरिटी दें। तो RS के लिए पहला काम तो है कि हमें प्रायोरिटी निर्धारित करनी है CIP रूल से, कॉर्न, इंगोल्ड, प्रेलोग के नियम से। जब आप प्रायोरिटी निर्धारित कर देते हैं तो फिर आप ग्रुप को देखते हैं कि भाई ग्रुप की सिचुएशन क्या है। ठीक, यहीं पर मैं दूसरा रूल्स भी बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपने प्रायोरिटी निर्धारित कर ली। प्रायोरिटी निर्धारित करने के बाद आपको एक और विशेष बात का ध्यान रखना है, और वो ये कि जो फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप होता है, यानी जिसको आपने सबसे कम प्रायोरिटी दी है, वो फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप जो है वो हमेशा अवे फ्रॉम द व्यूअर होना चाहिए। अवे फ्रॉम व्यूअर क्या मतलब है इसका?
यानी वो हमेशा प्रेक्षक से दूर होना चाहिए। क्या कह रहा हूँ मैं? सबसे पहले CIP रूल से आपने क्या किया है, प्रायोरिटी निर्धारित कर ली है कि इसको फर्स्ट है, इसको सेकंड है, इसको थर्ड है और इसको फोर्थ है। जिस ग्रुप को फोर्थ प्रायोरिटी आपने दी है ना, वो ग्रुप हमेशा प्रेक्षक की नज़रों से दूर होना चाहिए। प्रेक्षक की नज़रों से दूर होने का क्या मतलब है? तो देखो, आप इस कॉन्फ़िगरेशन को देखो, ठीक, इसमें आप देख करके ये बताओ कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जो आपसे दूर जा रहा है। देखो ये तो प्लेन में है, ये वेज बॉन्ड ये आपकी तरफ आ रहा है, तो दूर कौन जा रहा है? ये वाला ग्रुप जा रहा है ना। इसका मतलब अगर आपने वेज डैश रिप्रेजेंटेशन बनाया हुआ है तो फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप डैश पर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? डैश पर होना चाहिए, क्योंकि जब वो डैश पर होगा तभी वो आपकी नज़रों से दूर होगा। अब इतना तो आप समझते ही हैं सभी लोग कि इसमें इस ओरिएंटेशन को देखें तो ये ग्रुप तो प्लेन में है, ये वाला ग्रुप प्लेन से बाहर तुम्हारी तरफ आ रहा है और ये वाला ग्रुप प्लेन से पीछे की तरफ जा रहा है। तो प्रेक्षक की नज़रों से दूर कौन सा ग्रुप जा रहा है? यही जा रहा है ना। तो ये कहाँ है? बैक साइड ऑफ द बोर्ड, ये बैक साइड में है। बैक साइड में होने से मतलब क्या है? अवे फ्रॉम द व्यूअर। और ये एक मस्ट कंडीशन है कि फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप जो है वो हमेशा प्रेक्षक की नज़र से दूर होना चाहिए जब आप RS कॉन्फ़िगरेशन निर्धारित कर रहे हो। यानी फोर्थ प्रायोरिटी के ग्रुप को कहाँ होना चाहिए? ये फोर्थ प्रायोरिटी का जो ग्रुप है ना, अगर आपका वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है तो ये डैश पर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? डैश पर। अगर आपने फिशर बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है? फिशर। तो आप तो जानते हैं कि फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं। फिशर प्रोजेक्शन में हम दो लाइन खींचते हैं, एक हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। अब जरा बताओ, हॉरिजेंटल लाइन वाले ग्रुप कहाँ होते हैं? प्लेन में, प्लेन से बाहर या प्लेन से पीछे की तरफ? तो डेफिनेटली हॉरिजेंटल वाले ग्रुप जो होते हैं वो हमेशा प्लेन से बाहर होते हैं। वर्टिकल लाइन वाले ग्रुप कहाँ होते हैं? वर्टिकल लाइन वाले ग्रुप जो होते हैं वो हमेशा प्लेन से पीछे की तरफ होते हैं। कहाँ होते हैं? प्लेन से पीछे की तरफ। यानी यहाँ जो ग्रुप लगे होंगे वो इस बोर्ड के पीछे की तरफ जा रहे होंगे, जबकि यहाँ जो ग्रुप लगे होंगे वो बोर्ड से बाहर आ रहे होंगे। इसका मतलब जो भी ग्रुप वर्टिकल लाइन पर आते होंगे वो प्रेक्षक से दूर जाते हैं, और जो भी ग्रुप हॉरिजेंटल लाइन पर आते हैं वो प्रेक्षक के पास आते हैं, प्रेक्षक की तरफ आते हैं। आते हैं कि नहीं आते? हम कह रहे हैं कि RS कॉन्फ़िगरेशन निर्धारित करने के लिए ज़रूरी है कि फोर्थ प्रायोरिटी का जो ग्रुप है वो प्रेक्षक की नज़रों से दूर होना चाहिए। यानी अगर आपका वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है तो उस ग्रुप को डैश पर होना चाहिए, और अगर आपका रिप्रेजेंटेशन फिशर टाइप का है तो फिर फोर्थ प्रायोरिटी के ग्रुप को वर्टिकल लाइन पर होना चाहिए, क्योंकि वर्टिकल लाइन पर होगा तभी वो प्रेक्षक की नज़रों से दूर होगा। अगर वो हॉरिजेंटल लाइन पर आ गया है तो वो प्रेक्षक की नज़रों से दूर नहीं होगा बल्कि प्रेक्षक की नज़रों की तरफ होगा। यहाँ के ग्रुप तुम्हारी तरफ आ रहे होंगे और यहाँ के ग्रुप तुमसे दूर जा रहे होंगे। तो RS के लिए ज़रूरी है कि फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप तुमसे दूर जाना चाहिए। यानी वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में फोर्थ प्रायोरिटी के ग्रुप को डैश पर होना चाहिए, और अगर रिप्रेजेंटेशन फिशर है तो फिर उसे वर्टिकल लाइन पर होना चाहिए। किसको वर्टिकल लाइन पर होना चाहिए? फोर्थ प्रायोरिटी के ग्रुप को। ये कंडीशन है, आप ध्यान रखो, आपके लिए RS निर्धारित करना बेहद आसान हो जाएगा। ध्यान रखोगे? क्या क्या कंडीशन है भैया? RS कॉन्फ़िगरेशन कौन? इंगोल्ड और प्रलोग के अनुक्रम नियम पर आधारित है। इस नियम के आधार पर हम लोगों को सबसे पहले कायरल सेंटर या कायरल कार्बन से जुड़े हुए ग्रुपों की प्रायोरिटी निर्धारित करनी होगी। और वो कैसे करेंगे? हम लोग परमाणु क्रमांक के आधार पर जिस एटम का जो कायरल सेंटर से सीधा जुड़ा हुआ है, परमाणु क्रमांक जितना अधिक होगा उसकी प्रायोरिटी उतनी ही पहले होगी। जिस एटम का परमाणु क्रमांक सबसे कम आएगा उसकी प्रायोरिटी सबसे लास्ट वाली यानी फोर्थ प्रायोरिटी होगी। ठीक, प्रायोरिटी निर्धारित करने के बाद दूसरी खास बात याद रखनी है कि फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप हमेशा अवे फ्रॉम द व्यूअर होना चाहिए, प्रेक्षक की नज़रों से दूर होना चाहिए। यानी वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में फोर्थ प्रायोरिटी के ग्रुप को डैश पर आना चाहिए। अगर आपका फिशर रिप्रेजेंटेशन है तो फोर्थ प्रायोरिटी के ग्रुप को वर्टिकल लाइन पर आना चाहिए, ऊपर या नीचे। क्लियर है सबके दिमाग में? अब देखो कॉन्फ़िगरेशन कैसे निर्धारित करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन निर्धारित करने का सीधा सा तरीका ये है कि जब फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप अवे फ्रॉम द व्यूअर होता हो, यानी प्रेक्षक की नज़रों से दूर होता हो, तो आप क्या करेंगे? अपनी नज़रों को ग्रुप नंबर 1 से
2 पर ले जाएंगे और 2 से 3 पर ले जाएंगे। फोर्थ प्रायोरिटी के ग्रुप को अवॉइड कर देंगे क्योंकि वो प्रेक्षक की नज़रों से दूर चला गया है। ठीक, तो 1 से 2 पर जाना है और 2 से 3 पर। जब आप अपनी नज़रों को 1 से 2 या 2 से 3 पर लेकर जाएंगे तो फिर 2 ऑप्शन आएंगे, या तो आपकी नज़रें क्लॉकवाइज घूमेंगी या आपकी नज़रें एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी। अगर आपकी नज़रें क्लॉकवाइज घूमी तो कॉन्फ़िगरेशन को R नाम देना है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमी तो कॉन्फ़िगरेशन को S नाम देना है। क्या कहना है कि फोर्थ प्रायोरिटी के ग्रुप को आप नज़रों से दूर रखते हुए, यानी वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में उसको डैश पर रखते हुए, या फिशर रिप्रेजेंटेशन है तो उसको वर्टिकल लाइन पर रखते हुए आप अपनी नज़रों को ग्रुप नंबर 1 से 2 पर और 2 से 3 पर ले जाएंगे। इस दौरान अगर आपकी नज़रें क्लॉकवाइज घूमें तो उस कॉन्फ़िगरेशन को R कहना है, और अगर आपकी नज़रें एंटी क्लॉकवाइज घूमें तो उस कॉन्फ़िगरेशन को S कहना है, जैसे मैं यहाँ देखता हूँ। पहले बताओ फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप कहाँ है, तुम्हारी तरफ या तुमसे दूर है? तुमसे दूर है क्योंकि डैश पर है कि नहीं है? RS कॉन्फ़िगरेशन की मस्ट कंडीशन है ये कि फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप जो है अवे फ्रॉम द व्यूअर होना चाहिए, वो कंडीशन पूरी हो रही है। अब हमें क्या करना है? अब हमें अपनी नज़रों को ग्रुप नंबर 1 से 2 पर ले जाना है और 2 से 3 पर ले जाना है। ठीक, तो मैं 1 से चलना स्टार्ट करूँ, ये देखो 1 से आ गया 2 पर और 2 से आ गया 3 पर, तो मैं ऐसे ही चला हूँ, नज़रें ऐसे ही घूमेंगी। अब बताओ ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? ये तो क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज घूमी है तो इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या नाम देना चाहिए? R। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है ना, ये R है। कौन सा है? R। ठीक, अब देखो वैसे तो यहीं से पता चल जाएगा कि भाई इसकी मिरर इमेज ये है और दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है कि नहीं होता? दोनों PPL के प्लेन को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। अब आप खुद ही देखो, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन R है तो इसकी मिरर इमेज का कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेटली R तो नहीं होगा। क्या हो सकता है? S होगा। क्या होगा? S होगा। तो अगर एक निर्धारित कर दिया है तो दूसरे को निर्धारित करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट खुद R कॉन्फ़िगरेशन रखता है तो मिरर इमेज डेफिनेटली S कॉन्फ़िगरेशन रखेगी, क्योंकि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है। अगर ऑब्जेक्ट S कॉन्फ़िगरेशन रखता है तो मिरर इमेज डेफिनेटली R कॉन्फ़िगरेशन रखेगी, लेकिन हम इसका भी निर्धारित कर लेते हैं। बताओ मुझे ये फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप कहाँ है? डैश पर है, और डैश पर है इसका मतलब अवे फ्रॉम द व्यूअर है। हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। ठीक, अब हमें क्या करना है कि हमारी नज़रों को 1 से 2 पर ले जाना है और 2 से 3 पर ले जाना है। तो जब हम 1 से 2 पर और 2 से 3 पर जाएंगे तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे ना, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन को क्या नाम देंगे? बताओ। S नाम देंगे। क्या नाम देंगे? S। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया R और ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया S। बड़ा सिंपल है भाई। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करना है, यानी RS डिसाइड करना है, तो किसी दूसरे मॉलिक्यूल को देखने की ज़रूरत नहीं है। जिसका डिसाइड करना है डायरेक्ट उसे ही देखना है। ठीक, जब उसे देखना है तो उसमें देखना क्या है आपको? एक्चुअली आपको उस कायरल सेंटर या कायरल कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुपों को CIP रूल से प्रायोरिटी दे देनी है, यानी कायरल कार्बन या कायरल सेंटर से जुड़े हुए डायरेक्ट जुड़े हुए एटम का परमाणु क्रमांक देखना है और उसके आधार पर प्रायोरिटी निर्धारित कर देनी है। अब जो चौथा नंबर का ग्रुप आएगा, यानी फोर्थ प्रायोरिटी का जो ग्रुप आएगा, उसको हमेशा अपनी नज़रों से दूर ही रखना है, और नज़रों से दूर रखने का तरीका क्या है कि वो हमेशा डैश पर होना चाहिए। अगर आपका रिप्रेजेंटेशन फिशर टाइप का है तो उसे वर्टिकल लाइन पर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है तो फिर आपको अपनी नज़रों को 1 से 2 पर और 2 से 3 पर लेकर जाना है। अगर आप क्लॉकवाइज चले तो ये R कॉन्फ़िगरेशन हो जाना है, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चले तो ये S कॉन्फ़िगरेशन हो जाना है। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन R आ रहा है तो डेफिनेटली उसकी मिरर इमेज का कॉन्फ़िगरेशन R नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन तो अलग होता है ना, ये दोनों एक ही नहीं है। यानी अगर ऑब्जेक्ट का R आ रहा है तो मिरर इमेज का कॉन्फ़िगरेशन S होगा। उल्टा भी हो सकता है कि अगर ऑब्जेक्ट का S आ रहा है तो मिरर इमेज का R होगा। और आप तो जानते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर की 2 ही फॉर्म तो होते हैं, एक वो खुद और दूसरी उसकी मिरर इमेज, यानी 2 फॉर्म होंगी, एक R कॉन्फ़िगरेशन वाली होगी और दूसरी S कॉन्फ़िगरेशन वाली होगी। क्लियर है सबके दिमाग में ये? देखो हमने
यहाँ वेज डैश रिप्रेजेंटेशन भी लिखा हुआ है और फिशर रिप्रेजेंटेशन भी लिखा हुआ है, और हमने प्रायोरिटी भी हाइपोथेटिकली असाइन करके रखी है कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी का है, ये थर्ड है, ये सेकंड प्रायोरिटी का है, ये फोर्थ प्रायोरिटी का है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब हमें इनमें RS कॉन्फ़िगरेशन को असाइन करना है। RS कॉन्फ़िगरेशन के लिए कंडीशन जो मस्ट आपको फॉलो करनी है वो क्या है, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बात एक ही है कि जो फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर होना चाहिए, यानी आपकी नज़रों से दूर होना चाहिए। कब दूर होगा भाई ये, जब ये या तो डैश पर होगा या ये वर्टिकल लाइन पर होगा। सही बात है। अब देखो फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप कहाँ है, डैश पर, यानी अवे फ्रॉम द व्यूअर है। कंडीशन कंप्लीट हो रही है, ठीक। अब इस फोर्थ प्रायोरिटी वाले ग्रुप को तो भूल जाओ, ये तो आपकी नज़रों से दूर गया। अब आप देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को, और अपनी नज़रों को लेकर जाओ फर्स्ट से सेकंड पर और सेकंड से थर्ड पर, और रीड करो कि आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये फर्स्ट है, मैं फर्स्ट से जाऊंगा सेकंड पर यानी ऐसे, और फिर सेकंड से जाऊंगा थर्ड पर। बताओ मैं क्लॉकवाइज चला हूँ या एंटी क्लॉकवाइज? इस तरह से तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, होगा कि नहीं होगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चला हूँ तो फिर ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, एस होगा। कैसा होगा, एस। सही है। फोर्थ को तो छुपा लिया ना, 1 से गई सेकंड, सेकंड से गई थर्ड, ऐसे ही तो चल रहे। ऐसे चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज है तो एस होगा। अगर ये ऐसे है तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी, आर। चाहे निर्धारित करो या मत करो, लेकिन कर लेते हैं। फोर्थ कहाँ है, डैश पर, यानी बोर्ड से पीछे की तरफ, अवे फ्रॉम द व्यूअर है। कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो इस फोर्थ प्रायोरिटी वाले ग्रुप को भूल जाओ, ठीक। अब अपनी नजर को कहाँ से ले जाओ, 1 से 2 की तरफ और 2 से 3 की तरफ। तो इसे तो भूल जाओ, मान लो ये है ही नहीं, और अपनी नजरों को लेके जाओ 1 से 2 पर और 2 से 3 पर। सही है। अब बताओ आप कैसे चले हो, क्लॉकवाइज चले हो या एंटी क्लॉकवाइज? आप गए हैं ऐसे 1 से 2 और 2 से 3, ऐसे ही चल रहे हैं आप भाई, 1 से 2 और 2 से 3, 1 से 2 और 2 से 3, यानी ऐसे चल रहे हो। और ऐसे चल रहे हो तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। आपकी नज़रें अगर क्लॉकवाइज घूमनी है तो डेफिनेटली वो कॉन्फ़िगरेशन आर होगा। कौन सा होगा, आर। तो कितना आसान तरीका है आरएस निर्धारित करने का कि ऑब्जेक्ट एस है तो मिरर इमेज आर होगी। अब आ जाते हैं हम फिशर वाले में। फिशर प्रोजेक्शन में भी आरएस निर्धारित करने का वही तरीका है, बस आपको तो पता ही है कि फिशर प्रोजेक्शन में प्लेन में तो कोई ग्रुप होता नहीं है। 2 ग्रुप आउट ऑफ प्लेन बाहर की तरफ होते हैं और 2 ग्रुप आउट ऑफ प्लेन ही होते हैं, मगर बैक साइड पीछे की तरफ होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन वाले बाहर की तरफ होते हैं, यानी नंबर 1 और नंबर 3 ग्रुप ऐसे बाहर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ये 1 है और ये 3 है, ये कैसे आ रहे हैं बाहर, ऐसे। और 2 और 4 जो ग्रुप है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। यही तो मतलब होगा। हमारा मतलब है कि फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप कहाँ होना चाहिए, अवे फ्रॉम द व्यूअर, यानी उसे वर्टिकल लाइन पर जाना चाहिए। तो जरा देखो और देख करके बताओ फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप वर्टिकल लाइन पर है या हॉरिजॉन्टल पर? तो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये कौन सी है, वर्टिकल। वर्टिकल पर है, हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, यानी ये फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप तुम्हारी तरफ नहीं आ रहा बल्कि बोर्ड से पीछे जा रहा है, और पीछे ही जाना चाहिए। तो फोर्थ वाला तो पीछे चला गया। अब क्या करना है, अब इसको तो भूल जाओ, ये तो नज़रों से दूर है, ठीक। अब अपनी नज़रों को घुमाना है 1 से 2 पर और 2 से 3 पर। जब आप 1 से 2 पर जाएंगे और 2 से 3 पर जाएंगे तो आप क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। और अगर ये क्लॉकवाइज है तो फिर कॉन्फ़िगरेशन को क्या नाम देना है, आर। अगर ये आर कॉन्फ़िगरेशन है तो इसकी मिरर इमेज तो डेफिनेटली ऐसी होगी, हम लोग असाइन कर सकते हैं। फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल लाइन पर है, यानी अवे फ्रॉम द व्यूअर है, भूल जाओ इसको। अब चलो 1 से 2 पर और 2 से 3 पर, कैसे चल रहे हो बताओ, ऐसे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो भैया ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन एस होगा, ठीक। तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। बस ध्यान क्या रखना है, प्रायोरिटी निर्धारित करनी है,
प्रायोरिटी निर्धारित करने के बाद फोर्थ प्रायोरिटी वाले ग्रुप को अवे फ्रॉम द व्यूअर रखना है, यानी अगर आपका वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है तो डैश पर रखना, और अगर फिशर रिप्रेजेंटेशन है तो वर्टिकल लाइन पर रखना, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर नीचे ये दोनों ही ग्रुप कहाँ हैं, पीछे की तरफ हैं। हमें दोनों को पीछे नहीं करना, हमें तो एक से मतलब है, वो भी कौन सा, चौथा, कि चौथा पीछे की तरफ चला जाए तो हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर लेंगे। अब क्या होगा यदि फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप जो है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर ना हो, यानी वर्टिकल लाइन पर ना हो, तो फिर हम RS कैसे निर्धारित करेंगे। जैसे मान लो मैं हाइपोथेटिकली एक फिशर कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ, ठीक। यहाँ मान लो नंबर 1 ग्रुप है, यहाँ नंबर 2 ग्रुप है, यहाँ नंबर 3 है और यहाँ नंबर 4 ग्रुप है। अब बताओ ये फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजेंटल लाइन पर जा रहा है या वर्टिकल पर, हॉरिजेंटल पर। और हॉरिजेंटल लाइन वाले ग्रुप हमेशा कहाँ होते हैं, तुम्हारी तरफ, बोर्ड से बाहर की तरफ। इसका मतलब ये अवे फ्रॉम द व्यूअर नहीं है, और RS के लिए मस्ट कंडीशन है कि इसको अवे फ्रॉम द व्यूअर होना चाहिए। फिलहाल ये टुवर्ड्स द व्यूअर है, यानी ये व्यूअर की यानी प्रेक्षक की तरफ आ रहा है, सही है। तो अब हमें ध्यान ये देना है कि हम इसकी RS नेमिंग कैसे करेंगे, जबकि रूल्स हमारा ये है कि फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप कहाँ होना चाहिए, अवे फ्रॉम द व्यूअर होना चाहिए, यानी वर्टिकल लाइन पर होना चाहिए। अगर ये हॉरिजेंटल लाइन पर है तो हमें क्या करना है, देखो अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजेंटल लाइन पर है तो RS कॉन्फ़िगरेशन निर्धारित करने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके क्या हैं, देखो मैंने आपको फिशर प्रोजेक्शन के अंदर इवन और ऑड चेंज के बारे में बताया है, यानी सिंगल और डबल स्विच के बारे में बताया है। याद करो कि जब आप फिशर प्रोजेक्शन में सिंगल स्विच करते हैं, यानी एक बार ग्रुप की स्थितियों को बदलते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है और मिरर इमेज प्राप्त होती है। लेकिन अगर आप डबल स्विच कर देते हैं तो डबल स्विच करने से कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलता, आइडेंटिकल ही बना रहता है कि नहीं रहता। हमें इसका कॉन्फ़िगरेशन बदलना थोड़ी है, हमें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन निर्धारित करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें डबल स्विच कर देंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि डबल स्विच करने से इसका कॉन्फ़िगरेशन बदलने वाला नहीं है। अगर ये R है तो R ही बना रहेगा, और S है तो S ही बना रहेगा। लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि हम जब इसमें डबल स्विच करेंगे तो डबल स्विच करके हम फोर्थ प्रायोरिटी के ग्रुप को वर्टिकल लाइन पर ले आएंगे। जैसे ही फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल लाइन पर आएगा वो अवे फ्रॉम द व्यूअर चला जाएगा और हमारे लिए RS निर्धारित करना आसान हो जाएगा। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी केस में अगर आपको फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजेंटल लाइन पर दिख जाए फिशर प्रोजेक्शन के अंदर, तो आप उस फिशर प्रोजेक्शन में 2 बार ग्रुपों को अदला बदली करें, डबल स्विच करें, और डबल स्विच करके फोर्थ प्रायोरिटी वाले ग्रुप को वर्टिकल लाइन पर ले आए, ठीक। डबल स्विच करने से कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलता, आप जानते हैं। अगर ये R है तो डबल स्विच करने के बाद जो लिखोगे वो भी R ही होगा। अगर ये S है तो डबल स्विच करने के बाद जो भी लिखोगे वो S ही होगा। हमें इसका कॉन्फ़िगरेशन बदलना नहीं है बल्कि निर्धारित करना है। अगर हमने केवल सिंगल स्विच किया है तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि फिशर प्रोजेक्शन में ऑड चेंज करने पर, सिंगल स्विच करने पर मिरर इमेज बनता है, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसका अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। लेकिन अगर आपने डबल स्विच किया है, इवन नंबर ऑफ चेंजेस किए हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलता। तो हमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलना, हमें केवल फोर्थ प्रायोरिटी वाले ग्रुप को वर्टिकल लाइन पर लेकर जाना है ताकि RS कॉन्फ़िगरेशन निर्धारित कर सकें। उसके लिए हम इसमें डबल स्विच करेंगे। क्या करेंगे? डबल स्विच। आपकी मर्जी हो जैसे कर देना, बस ध्यान ये रखना है कि फोर्थ प्रायोरिटी वाले ग्रुप को वर्टिकल लाइन पर ले जाना हमारा उद्देश्य है, और उस उद्देश्य के लिए ही हम इसमें डबल स्विच करेंगे। सिंगल क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर सिंगल स्विच करके हमने फोर्थ प्रायोरिटी वाले ग्रुप को वर्टिकल लाइन पर ले गए तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। हमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलना, वही रखना है, इसलिए हम लोग डबल स्विच करेंगे। ठीक, तो देखो मेरा मकसद है इस फोर्थ प्रायोरिटी वाले ग्रुप को वर्टिकल लाइन पर ले जाऊँ, चाहे ऊपर ले जाऊँ चाहे नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो मैं एक बार ऐसे स्विच कर दूँ, 4 को ऊपर ले जाऊँ और 1 को इधर ले आऊँ, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल स्विच हो गया। मैंने इनको ऐसे बदल दिया, लेकिन सिंगल स्विच से काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि सिंगल स्विच से ही काम कर दिया तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा।
अभी मुझे एक स्विच और करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इस 2 को इधर ले जाता हूँ और 3 को इधर ले जाता हूँ। ऐसे है, ऐसे स्विच कर दिया, एक स्विच और दूसरा, डबल स्विच हो गया, 2 बार चेंज हो गया, इवन नंबर ऑफ चेंज हो गए, और 2 बार चेंज होने से कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलेगा। अब जो मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, जैसे ही मैं स्विच करूंगा 1 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ चला जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों अलग अलग हैं क्या? हमें मालूम है कि फिशर प्रोजेक्शन में अगर आप 2 बार समूह की स्थितियों को बदलते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलता, आइडेंटिकल ही प्राप्त होता है, यानी ये दोनों सेम है। अब मैं इससे कॉन्फ़िगरेशन असाइन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि 4th प्रायोरिटी का ग्रुप जो है हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, लेकिन इससे तो कर दूंगा क्योंकि अब तो 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ चला गया, वर्टिकल पर। वर्टिकल पर जाने का मतलब अवे फ्रॉम द व्यूअर चला गया है, और यही हमारी कंडीशन है, बोला है कि नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने डबल स्विच सिर्फ इसीलिए किया है ताकि हम 4th प्रायोरिटी वाले ग्रुप को वर्टिकल पर ले जा सकें और कॉन्फ़िगरेशन ना बदले। तो कॉन्फ़िगरेशन कब नहीं बदलेगा, जब आप डबल स्विच करके ले जाएंगे। अगर आप सिंगल स्विच करके ले गए तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन बदलना नहीं है, ऐसा ही रखना है, जो इसका है वही कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा, ठीक। अब जब 4th प्रायोरिटी का ग्रुप वर्टिकल लाइन पर चला ही गया है तो अब तो कोई दिक्कत है नहीं, इस 4th प्रायोरिटी वाले ग्रुप को तो भूल जाओ और अपनी नज़रों को 1 से 2 पर ले जाओ और 2 से 3 पर। तो 1 से चलो 2 पर और 2 से चलो 3 पर। बताओ आप कैसे चल रहे हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, चल रहे ना, ऐसे ही चल रहे हो, ऐसे, सही है। तो आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चले तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एस होगा। क्या होगा, एस, ठीक है। तो अगर कभी आपको ऐसा लगे कि फिशर प्रोजेक्शन में 4th प्रायोरिटी का जो ग्रुप बन रहा है वो वर्टिकल लाइन पर ना होकर हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो आप उसमें डबल स्विच कर दें। डबल स्विच करने से कॉन्फ़िगरेशन तो बदलेगा नहीं, लेकिन 4th प्रायोरिटी का ग्रुप वर्टिकल पर चला जाएगा और हमारे लिए RS निर्धारित करना आसान हो जाएगा, ठीक। दूसरा जो डायरेक्ट तरीका है वो ये है, जो मतलब आप मन ही मन कर सकते हैं, क्या कि आप इसको यही बना रहने दो और इसको भूल जाओ और अपनी नज़रों को 1 से 2 और 2 से 3 पर लेकर जाओ। जब आप इसको यही बना रहने दो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया है। 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा और 4 ये रहा, कोई चेंज नहीं किया। बस इस चौथे ग्रुप को भूलो और अपनी नज़रों को 1 से 2 और 2 से 3 पर ले जाओ। तो जब आप 1 से 2 पर जाएंगे और 2 से 3 पर जाएंगे तो आप कैसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज। अब अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, आर, ठीक। लेकिन वो कब, जब 4th प्रायोरिटी का ग्रुप वर्टिकल लाइन पर होता है। अगर 4th प्रायोरिटी का ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है और आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन को बदल दें, यानी ये होना चाहिए था आर, लेकिन चूंकि 4th प्रायोरिटी का ग्रुप वर्टिकल लाइन पर नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन आर का उल्टा होगा, एस होगा। कैसा होगा, एस होगा। तो देखो 2 तरीके हैं, या तो आप विधिवत काम करें, डबल स्विच करें और डबल स्विच करके 4th प्रायोरिटी वाले ग्रुप को वर्टिकल पर ले जाएं और फिर कॉन्फ़िगरेशन असाइन करें, या फिर आप कुछ ना करें, सीधा देखें, निर्धारित करें आर है या एस है। जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें ध्यान ये रखना है कि 4th प्रायोरिटी का ग्रुप कहाँ होना चाहिए, वर्टिकल पर। अगर वर्टिकल लाइन पर है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर 4th प्रायोरिटी का ग्रुप हॉरिजॉन्टल पर है तो कॉन्फ़िगरेशन को उल्टा कर देना, बदल देना। 4th प्रायोरिटी का ग्रुप हॉरिजॉन्टल पर है, कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है आर, इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन होगा एस, आर को चेंज करके एस कर देना। क्लियर है सबके दिमाग में? अगर 4th प्रायोरिटी का ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आए उसका उल्टा कॉन्फ़िगरेशन होगा, हमेशा याद रखना। अभी ये हॉरिजॉन्टल पर है, कॉन्फ़िगरेशन आर आया है तो आर नहीं होगा, आर का उल्टा होगा एस। अब 2 ही तो चॉइस है हमारे पास, या तो आर होगा या एस। इसलिए अगर 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो कॉन्फ़िगरेशन अगर आर आ रहा है तो आंसर एस होगा, और अगर कॉन्फ़िगरेशन एस आ रहा है तो आंसर क्या होगा, आर होगा। ऐसा नहीं करते हैं तो भैया डबल स्विच करें और सही कॉन्फ़िगरेशन निकालें। लेकिन इन सब झंझटों से बचना चाहते हैं तो सीधा आपको आंसर निकालना है कि ये आर होगा या एस होगा, तो इसको भले यहीं रहने दो, अपनी नज़रों को घुमाओ 1 से 2, 2 से 3 पर। क्लॉकवाइज चले तो इसको आर होना चाहिए था, बट चूंकि
फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप अपनी निर्धारित कंडीशन में नहीं है, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन R नहीं होगा बल्कि R का उल्टा होगा S। तो यहाँ से भी निर्धारित कर देना। क्लियर है सबके दिमाग में? ये कुछ फिशर प्रोजेक्शन लिखे हुए हैं, इनमें RS निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो देखो फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप कहाँ है? वर्टिकल लाइन पर अपनी कंडीशन में है। तो फिर क्या करो, अपनी नज़रों को 1 से 2 पर ले जाओ, 2 से 3 पर ले जाओ। बताओ कैसे चले? एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज चले तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होना है? बताओ जल्दी से, S होना है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन S होगा। फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप कहाँ है? वर्टिकल लाइन पर, मतलब अवे फ्रॉम द व्यूअर है, अपनी गिवन कंडीशन में है। तो कुछ भी सोचना नहीं है, अपनी नज़रों को 1 से 2 पर ले जाओ, 2 से 3 पर। कैसे चले? क्लॉकवाइज। और अगर क्लॉकवाइज चले तो फिर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? R। सही है? इसे देखो, फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप कहाँ है? हॉरिजेंटल लाइन पर है। कहाँ है? हॉरिजेंटल लाइन पर। इसको कहाँ होना चाहिए था? वर्टिकल पर होना चाहिए था। सही है? अब देखो, या तो आप इसे हॉरिजेंटल पर बना रहने दें और अपनी नज़रों को 1 से 2 पर ले जाओ, 2 से 3 पर। तो इसे तो भूल जाओ, और नज़रों को ले जाओ 1 से 2 पर और 2 से 3 पर। ले गए? जब आप 1 से 2 पर ले जाएंगे, 2 से 3 पर ले जाएंगे, तो आप कैसे चल रहे हैं? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? R। ये R होता अगर फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप वर्टिकल पर होता। क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप वर्टिकल पर नहीं है, हॉरिजेंटल पर है, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन R नहीं होगा बल्कि R का रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन होगा S। तो आंसर क्या बनेगा? S। समझ रहे हैं ना? इसको S क्यों कर दिया हमने? क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप जो है वो हॉरिजेंटल लाइन पर है, वर्टिकल पर नहीं है। अगर ये वर्टिकल पर होता तो जो कॉन्फ़िगरेशन निकलता वही आंसर होता, और अगर ये वर्टिकल पर नहीं है तो जो कॉन्फ़िगरेशन निकलेगा आंसर उसका रिवर्स होगा, यानी S होगा। दो ही चॉइस है, R या S। अगर R निकलता है तो S कर देना, और S निकलता है तो R कर देना। कब? जब फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप हॉरिजेंटल लाइन पर हो। नहीं तो सिस्टमेटिक तरीका है भैया। सिस्टमेटिक तरीका क्या है? डबल स्विच करो। डबल स्विच करने से क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन में तो कोई बदलाव नहीं होगा। डबल स्विच करने से हम इसको कहाँ ले जाएंगे? वर्टिकल लाइन पर ले जाएंगे। अब ले जाने को तो हम सिंगल स्विच करके भी इसको वर्टिकल लाइन पर ले जा सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि सिंगल स्विच करने से कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। मान लो मैं इसके अंदर सिंगल स्विच कर देता हूँ, ध्यान देना। ठीक है, जब मैं सिंगल स्विच करूंगा तो मुझे नई सिचुएशन क्या दिखाई देगी? 4 यहाँ दिखाई देगा, 2 यहाँ दिखाई देगा, 1 यहाँ और 3 यहाँ। अब 4 चला गया वर्टिकल लाइन पर, चला गया कि नहीं चला गया? आप RS निर्धारित कर सकते हो, लेकिन आप जानते हैं कि सिंगल स्विच करने के बाद जो भी आप लिखोगे ना, वो पहले वाले कंपाउंड की मिरर इमेज होगा, इसलिए ये दोनों कंपाउंड एक ही नहीं है। अगर ये R है तो ये S होगा, अगर ये S है तो ये क्या होगा? R होगा, क्योंकि हमने सिंगल स्विच किया है। तो हमने सिंगल स्विच कर दिया है। चलो इसका भी निर्धारित कर लेते हैं ताकि कंफर्म हो जाए। बताओ ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? ये S। सिंगल स्विच करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है, तो ये S तो नहीं होगा, ये क्या होगा? R होगा। निर्धारित करके देखो। फोर्थ को तो भूल जाओ, फोर्थ को भूलकर आप कहाँ चलेंगे? 1 से 2 पर और 2 से 3 पर। तो इस फोर्थ को तो भूल जाओ। ठीक है, 1 से चलो 2 पर और 2 से जाओ 3 पर। बताओ क्लॉकवाइज चल रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। और अगर क्लॉकवाइज गए हैं तो बताओ R होगा या S होगा? R। क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप वर्टिकल लाइन पर है तो चेंज करने की जरूरत है नहीं, जो कॉन्फ़िगरेशन आए वही आंसर होगा। ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है? R। अब आप खुद ही देख लो, सिंगल स्विच करने से कॉन्फ़िगरेशन बदलता है कि नहीं बदलता? बदलता है ना। इस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन S है और सिंगल स्विच कर दिया है तो कॉन्फ़िगरेशन R हो गया है। लेकिन अगर मैं डबल स्विच करता, यानी मैं एक और स्विच यहाँ पर कर देता हूँ, मान लो इसको 3 को यहाँ ले जाता हूँ और 2 को यहाँ ले आता हूँ, तो मुझे ज़रा बताएं ये किस तरह से लिखा जाएगा? 4 अपनी ही जगह पर होगा, 1 अपनी ही जगह पर होगा, ये 3 यहाँ हो जाएगा और ये 2 यहाँ आ जाएगा। सही है? 4 तो अभी भी वर्टिकल लाइन पर है, और वर्टिकल लाइन पर है तो इसे भूल जाओ। ठीक, और इसे भूल गए हैं आप तो फिर अपनी नज़रों को 1 से 2 पर ले जाओ और 2 से 3 पर। तो 1 से 2 पर और 2 से 3 पर। बताओ क्लॉकवाइज चल रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो ना भाई। और अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? बताओ। S होगा कि नहीं होगा? हमने सीधा निकाला था, R आया था, फोर्थ ग्रुप हॉरिजेंटल पर था तो हमने कहा भाई R का उल्टा कर दो S, तो सीधा हमने S देख लिया। डबल स्विच करके निकाला तो भी क्या आया? S आया। आया कि नहीं आया? इसका मतलब अगर हम किसी कंपाउंड में डबल स्विच कर लें और जो नई स्ट्रक्चर हम लिखते हैं,
नया ओरिएंटेशन हम जो लिखते हैं वो पहले ओरिएंटेशन के समान ही होता है। ये भी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन था, डबल स्विच करने के बाद जो लिखा है वो भी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन अगर सिंगल स्विच करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाता है, ये एस है और ये आर है। क्लियर है सबके दिमाग में? तो अब क्या ध्यान रखना है, फिशर कॉन्फ़िगरेशन में आर एस असाइन करने के लिए पहली कंडीशन ये है कि फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप अवे फ्रॉम द व्यूअर यानी वर्टिकल लाइन पर होना चाहिए। अगर वो फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप वर्टिकल लाइन पर नहीं है तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो उसे डबल स्विच करके वर्टिकल लाइन पर ले जाएंगे और आर एस असाइन करेंगे। अगर आप स्विच नहीं करना चाहते तो सीधा कॉन्फ़िगरेशन असाइन करो, जो आंसर बने उसका उल्टा कर देना, बस ये बहुत सिंपल तरीका है। आर बने तो एस कर देना, एस बने तो आर कर देना। क्लियर है? अब देखो, ये हमने कोई रियल मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं, इनका आर एस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना है। पहली बात तो आपको CIP रूल से प्रायोरिटी निर्धारित करनी है, और प्रायोरिटी निर्धारित करने का तरीका क्या है, आप कायरल सेंटर से सीधे जुड़े हुए एटम का परमाणु क्रमांक देखेंगे, जिस एटम का परमाणु क्रमांक सबसे कम होगा उसको फोर्थ प्रायोरिटी देंगे, और जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। देखो यहाँ कौन कौन जुड़ा है, Br परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका 35, क्लोरीन का कितना होता है 17, फ्लोरीन का 9 और हाइड्रोजन का 1। बताओ सबसे ज़्यादा परमाणु क्रमांक किसका है, Br का। तो Br आपका फर्स्ट प्रायोरिटी का ग्रुप होगा कि नहीं होगा। उससे कम किसका परमाणु क्रमांक है, Cl का। तो Cl आपका सेकंड प्रायोरिटी का ग्रुप होगा। उससे कम किसका है, फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन आपका थर्ड प्रायोरिटी का ग्रुप होगा। तो फोर्थ प्रायोरिटी का कौन होगा, सबसे कम परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का है, 1 है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी सबसे लास्ट में होगी, फोर्थ प्रायोरिटी का होगा। अब कंफ्यूज मत होना कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो इसकी प्रायोरिटी 1 होगी। भैया परमाणु क्रमांक 1 है इसका मतलब सबसे कम है ना, और जिसका परमाणु क्रमांक सबसे कम होता है उसकी प्रायोरिटी सबसे लास्ट में होगी, यानी फोर्थ प्रायोरिटी होगी कि नहीं होगी। रूल्स क्या कहता है कि फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप कहाँ होना चाहिए, अवे फ्रॉम द व्यूअर यानी डैश पर होना चाहिए। डैश पर है तो फिर भूल जाओ, कंडीशन सेटिस्फाइड है। आपको क्या करना, 1 से 2 पर जाना और 2 से 3 पर। तो 1 ये रहा, 2 ये रहा और 3 ये रहा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी से सेकंड पर गए और सेकंड से थर्ड पर गए। बताओ क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चले। और क्लॉकवाइज चले तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपका आर। आसान है। यहाँ देखो प्रायोरिटी असाइन करो जल्दी से। देखो आपको क्या करना है, आपको कायरल सेंटर से डायरेक्ट जुड़े हुए एटम का परमाणु क्रमांक देखना है। तो यहाँ कायरल सेंटर से डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा होगा, यहाँ कायरल सेंटर से डायरेक्ट कार्बन जुड़ा होगा, ये चीज़ ध्यान देनी है। ठीक, जो डायरेक्ट जुड़ा है उसी का परमाणु क्रमांक सबसे पहले देखना होता है। तो यहाँ जुड़ा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8, यहाँ जुड़ा है कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, यहाँ जुड़ा है क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17, और यहाँ जुड़ा है H, उसका परमाणु क्रमांक है 1। सबसे ज़्यादा परमाणु क्रमांक किसका है, तो आप कहेंगे क्लोरीन का। इसका मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है, क्लोरीन की। सेकंड प्रायोरिटी किसकी होगी, O की या कार्बन की, O की, क्योंकि 8 है। तो सेकंड प्रायोरिटी का ग्रुप ये रहा। थर्ड प्रायोरिटी CH3 की होगी, तो थर्ड प्रायोरिटी का ग्रुप ये रहा। H का परमाणु क्रमांक सबसे कम है तो ये तो फोर्थ प्रायोरिटी का होगा। सही है। अब आप खुद ही बताएं मुझे कि फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ है, डैश पर है। अगर वो डैश पर है तो कंडीशन सेटिस्फाइड है, पीछे की तरफ जा रहा, जाने दो। अपनी नज़र को 1 से 2 पर ले जाओ, 2 से 3 पर ले जाओ। फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा। 1 से 2 पर गए, फिर 2 से कहाँ आए, 3 पर। बताओ क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज। अब भाई ऐसे चल रहे हो तो ये तो क्लॉकवाइज ही हुआ, और अगर ये क्लॉकवाइज हुआ तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाना है, आर हो जाना है। क्लियर है सबके दिमाग में। यहाँ आओ, प्रायोरिटी असाइन करो। देखो यहाँ ये कायरल सेंटर है, इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है O, तो O का परमाणु क्रमांक देखोगे और वो कितना है 8। सही है।